हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सेव करते हैं और अपने उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं अपनी मेहनत से कमाए हुए जिन पैसों को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की जगह कहीं बर्न हो रहे हैं या डिवैल्यू हो रहे हैं। इसके लिए टेलर लैरीमोर, मेल लिंडोर एंड माइकल लीबॉफ ने एक बुक लिखी है, द बॉगलहेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसमें वो ऐसी 12 टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सेफ एंड सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। तो आइए जानते हैं। इसे इजी वे में समझने के लिए हम रिक्की और अंकित का एग्जाम्पल लेते हैं। रिक्की और अंकित दोनों फ्रेंड्स होते हैं और दोनों की सैलरी 60,000 पर मंथ है। तो आजकल जिस तरह से हर जगह इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, तो रिक्की और अंकित दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। रिक्की किसी ब्रोकर कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाता है और उसी ब्रोकर कंपनी से एडवाइस लेके एक म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जांपल एबीसी बैंक के म्यूचुअल फंड में 50,000 इन्वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ अंकित भी एक ब्रोकर कंपनी में डीमेट अकाउंट खुलवाता है और ब्रोकर से एडवाइस लेता है और ब्रोकर उसे भी सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस देता है। लेकिन अंकित इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड के बारे में और इसके अलावा कौन कौन से टाइप के फंड होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करता है और फिर डिसीजन लेता है कि वो म्यूचुअल फंड में नहीं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा और वो इंडेक्स फंड में 50,000 इन्वेस्ट कर देता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एएमएफ, एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, जिसमें अलग अलग मैनेजर्स उस फंड के पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करके कि वो मैक्सिमम या आउट ऑफ द वे परफॉर्म करेगा। लेकिन इन सब के लिए ये मैनेजर्स अपनी एक फीस चार्ज करते हैं जो 2% to 4% हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो रियलिटी में अप्रोक्सीमेटली 96 रुपीज ही आपके इन्वेस्ट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडेक्स फंड टॉप 20 या टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं और फ्लक्चुएट करते हैं। इसलिए इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल होता है और इनकी फीस 0.2% और 0.1% ही होती है। फिर नेक्स्ट ईयर जब रिक्की और अंकित दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करते हैं तो रिक्की एक XYZ बैंक के म्यूचुअल फंड की लास्ट परफॉर्मेंस देखता है जो 30% का रिटर्न दे रहा था। तो अब वो XYZ बैंक के म्यूचुअल फंड में 60,000 इन्वेस्ट करता है और ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाता जाता है। लेकिन अंकित अभी भी किसी दूसरी कंपनी के इंडेक्स फंड में ही 50,000 इन्वेस्ट करता है और थर्ड ईयर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। जहां रिक्की अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही करता जा रहा था और बढ़ाता जा रहा था, जैसे पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख और फिर 2.5 लाख। लेकिन अंकित अपने इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर रहा था और साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करता है 12 लाख की, जिसमें 2 लाख की डाउन पेमेंट देता है और 10 लाख का लोन लेता है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 ईयर्स के लिए। अब उसकी मंथली EMI 8,997 रुपए बनती है और कमर्शियल शॉप साथ ही अंकित उसे 6,000 के मंथली रेंट पर दे देता है रेंटल इनकम के लिए, जिसका रेंट हर साल 10% बढ़ता है। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि हर साल रेंट सिर्फ 5% के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो अंकित की मंथली EMI 8,997 रुपए, तो साल की EMI हो गई 1,07,964 रुपए। लेकिन अंकित 6,000 के मंथली रेंट के हिसाब से एनुअल रेंट लेता है 72,000 रुपए का। पूरे साल की EMI माइनस एनुअल रेंट, तो पहले साल अंकित को देने पड़े सिर्फ 35,964 रुपए जो एनुअल नेट पेबल था। फिर अगले साल रेंट बढ़ा, अब एनुअल नेट पेबल रह गया सिर्फ 32,364 रुपए। ऐसे ही हर साल रेंट बढ़ता गया और अंकित का एनुअल नेट पेबल कम होता गया और 12th ईयर में ये 0 हो गया और हम कहें कि रेंट ज्यादा हो गया और EMI कम हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। एनुअल EMI देने के बाद भी 3,731 रुपए बचे हैं। तो ऐसे करके 20 साल के बाद टोटल EMI देने के बाद और रेंट एडजस्ट करने के बाद भी 2,21,468 रेंटल इनकम की अभी भी बचते हैं। अगर हम देखें रिक्की ने टोटल 20 ईयर्स में कितना इन्वेस्ट किया और अंकित ने कितना किया, तो रिक्की ने पहले 50,000, फिर 60,000, फिर 1 लाख, इस तरह से हर 2-3 साल में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 20 साल के अंदर टोटल 36,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। और अंकित ने जो हर महीने और पूरे साल की जो EMI पे की थी वो थी 1,07,964 रुपए। तो 20 साल में 21,59,280 रुपीज पे किए। और इसके अलावा इंडेक्स फंड में 50,000, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 और फिर 1 लाख और ऐसे ही अगले 20 पे। तो 20 साल में 21,59,280 रुपीज पे किए। और इसके अलावा इंडेक्स फंड में 50,000, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 और फिर 1 लाख और ऐसे ही अगले 20 साल तक पे करने के बाद टोटल जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया वो है 14,50,000। तो 14,50,000 प्लस 21,59,280, ये हो गया 36,09,280। तो सेम अमाउंट अंकित ने भी इन्वेस्ट किया है 20 साल में। तो यहाँ क्योंकि रिक्की ने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और बैंकिंग सेक्टर किसी वजह से ग्रो नहीं हो पाया या फिर डाउन रहा, जिसने सिर्फ 5 to 6% के रिटर्न दिए। और क्योंकि रिक्की का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं था, इसलिए वो किसी दूसरे सेक्टर के म्यूचुअल फंड से कवर अप भी नहीं कर पाया, इसलिए उसके टोटल रिटर्न 6% ही रह गए। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की हाई फीस ने भी उसके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट किया। इसलिए 20 साल में रिक्की को 36,10,000 इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न मिला 62,09,000 रुपए।
और अंकित ने क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था जो किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसे मॉडरेट रिटर्न मिला, मतलब 12% का रिटर्न मिला। मतलब अंकित ने 14,50,000 इन्वेस्ट किए और उसे रिटर्न मिला 64,76,229। अगर हम इन 20 सालों में देखें, रिकी को मिले अप्रोक्सीमेटली 62 लाख रुपए और अंकित को 64,76,229 प्लस 2,21,468 की रेंटल इनकम का रिमेनिंग अमाउंट और एक शॉप या प्रॉपर्टी जो उसने 12 लाख की परचेज की थी और जिसका एप्रिसिएशन होने के बाद अब उसकी वैल्यू 35 लाख हो गई है, और हर महीने की रेंटल इनकम जो 15,000 जो 15,000 पर मंथ से ज्यादा है। तो इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, द पावर ऑफ इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड क्योंकि एक्टिव फंड्स होते हैं और ये मैनेज्ड होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स के थ्रू, तो इसलिए इनकी प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स जिनकी फीस अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.2% होती है। और क्योंकि इंडेक्स फंड्स टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और ह्यूमन इमोशनल डिसीजंस पे डिपेंड नहीं होते, इसलिए इनमें रिस्क भी कम होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। सेकंड, एसेट एलोकेशन। यहाँ अगर हम बात करें, रिकी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट केवल एक ही सेक्टर के म्यूचुअल फंड में की थी, लेकिन दूसरी तरफ अंकित इंडेक्स फंड में ही डिपेंड नहीं रहा, उसने न्यू एसेट्स बनाने के लिए जैसे प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। आपने देखा रिकी ने 20 इयर्स में म्यूचुअल फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 36,10,000 रुपए और उसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 62,09,000 रुपए था, लेकिन अंकित ने 20 साल में जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट सिर्फ 14,50,000 रुपए था और उसे उसका रिटर्न मिला अप्रोक्सीमेटली 64,74,229 रुपए, क्योंकि रिकी एक ही सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था और उस सेक्टर के क्रैश होने से उसके टोटल रिटर्न्स भी क्रैश हो गए। लेकिन अंकित ने अपने इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके, इसलिए उसका टोटल रिटर्न इफेक्ट नहीं हुआ। फोर्थ, रीबैलेंसिंग। जैसे जैसे मार्केट की परफॉर्मेंस आपके एसेट क्लास की वैल्यू को चेंज करती है, आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो अब ग्रोथ और रिटर्न में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इस सिचुएशन में आप अपनी होल्डिंग को फिर से एडजस्ट करेंगे। कैसे? अपने लीडिंग एसेट्स के पैसों को वापस लैगिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, लैगिंग एसेट्स में न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करना, अपनी होल्डिंग के उस पोर्शन में से कुछ सेल कर देना जो आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर रहा है। फिफ्थ, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। जैसे अंकित ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जिसकी प्रोसेसिंग फीस बहुत ही कम होती है। सिक्स, टैक्स एंड टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग। यहाँ जैसे रिकी ने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसमें कोई भी टैक्स सेवर नहीं था, लेकिन जो अंकित ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया उनमें से कुछ टैक्स सेवर्स मतलब ELSS की कैटेगरी के थे जिसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और वो जो EMI पे कर रहा था उस पर भी उसे टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। सेवंथ, रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको अंकित के इन्वेस्टमेंट से कुछ और भी चीजें सीखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे अंकित ने पहले 10 साल में ज्यादा इन्वेस्ट किया जिसका कंपाउंडिंग के थ्रू उसे ज्यादा रिटर्न मिला, लेकिन रिक्की ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाद के 10 साल में किया था और उसे कम रिटर्न मिला। अंकित ने सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, अपने लिए एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर जो उसे 20 साल के बाद भी रेंटल इनकम देगी और रिटायरमेंट एंजॉय करने में हेल्प करेगी। एट्थ, कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। लैक ऑफ क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट डाइवर्सिफाइंग, overreacting to market volatility leads to panic selling, ignoring risk tolerance, chasing performance, taking decision on past performance, overtrading, not doing research, ignoring cost, lack of patience and overconfidence, not having emergency funds, ignoring taxes, not seeking professional advice। तो ये थे ऐसे 8 मेथड्स और टेक्निक जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।